दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आइए आगे बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। गुना जिला कलेक्टर द्वारा आज विभिन्न स्थानों का किया गया निरीक्षण। एसडीएम और सीएमएचओ सहित अधिकारी रहे उपस्थित। आज गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए के नेतृत्व में एसडीएम वीरेंद्र बघेल और सीएमओ तेज सिंह यादव द्वारा पीलीघटा में स्थित सिंध नदी पर बने एनीकेट पर लगाए गए गेटों का निरीक्षण किया गया और दशहरा मैदान में फायर ब्रिगेड के लिए बन रहे कार्यालय का निरीक्षण किया गया तथा शकतपुर में स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पर निर्माणाधीन प्लाटों का भी निरीक्षण किया गया। इस मौके पर मौजूद एजुकेटिव इंजीनियर आरबी गुप्ता, सहायक यंत्री बीवी गुप्ता, सब इंजीनियर सुनील जैन, स्वच्छता सुपरवाइजर शकील खान, संदीप सिंह दोहरेबा, अमित आर्य उपस्थित रहे। ऑनलाइन ठगी के मामलों में गुना पुलिस की लगातार कार्रवाई। धोखाधड़ी के शिकार फरियादियों की राशि साइबर क्राइम सेल द्वारा फरियादियों के खातों में वापस कराई। अभी तक धोखाधड़ी के कुल 3,06,602 रुपए की राशि फरियादियों के खाते में वापस कराई गई। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा ऑनलाइन ठगी एवं साइबर क्राइम के मामलों को संवेदनशीलता से लेते हुए जिले में साइबर ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई हेतु एक विशेष सेल गठित कर एवं धोखाधड़ी की शिकायत करने हेतु हेल्पलाइन नंबर 75 87 64 49 जारी किया गया है, जिस पर प्राप्त शिकायतों में साइबर टीम द्वारा त्वरित एवं सघनता से कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों के पैसे उनके बैंक खातों में आए दिन वापस कराए जा रहे हैं। हाल ही में दिनांक 10 दिसंबर को जिले में धोखाधड़ी की शिकार 3 लोगों की 47,153 रुपए की राशि ठगों खातों में फ्रीज कराई गई थी। गुना में सीआरआईएफ फंड से 2 सड़कों को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने लिखा गडकरी को पत्र। 25 और 24 किलोमीटर लंबाई की 2 सड़कों को मिली स्वीकृति। गुना जिले की बमोरी विधानसभा में 2 सड़कों को स्वीकृति सीआरआईएफ योजना के तहत मिली है। इसमें एक सड़क 25 किलोमीटर लंबी और दूसरी सड़क 24 किलोमीटर लंबी होगी। केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन सड़कों की स्वीकृति के लिए सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा, जिसके बाद ये स्वीकृति मिली। इसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग के कई जिलों में 1814 करोड़ की लागत से 23 सड़कों के निर्माण को स्वीकृति मिली है। अपराधों की विवेचना और अधिक हाईटेक बनाने पुलिस मुख्यालय से गुना पुलिस को मिले टैबलेट। अब CCTNS केस में घटना स्थल की जानकारी के साथ फोटो वीडियो भी किए जाएंगे इंद्राज। पुलिस की अपराधों की विवेचना को पहले से और अधिक प्रभावी और हाईटेक बनाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा नित नए आधुनिक संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी मदद से अपराधों पर अंकुश के साथ साथ अपराध विवेचना को पहले से और अधिक हाईटेक बनाया जा रहा है। पूर्व में जिले में कई आधुनिक संसाधन जिले में पुलिस के लिए मुख्यालय भोपाल से प्राप्त हुए। इसी कड़ी में अब मुख्यालय भोपाल की ओर से CCTNS में अपराध विवेचना को और सरल बनाने हेतु 14 टैबलेट गुना जिले को प्राप्त हुए हैं, जिनसे पुलिस को अपराध विवेचना को पहले से सरल बनाने में काफी मदद मिल सकेगी। लोन दिलाने के फर्जी पर्चे चस्पा कर ठगी करने के मामले में 2 और आरोपियों को ग्वालियर से किया गया गिरफ्तार। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के दिशा निर्देशन में जिले में गुना पुलिस द्वारा ठगी एवं धोखाधड़ी के आरोपियों के विरुद्ध निरंतर सख्त से सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी सिलसिले में लोन दिलाने के नाम पर कई लोगों से छलपूर्वक हजारों रुपए हड़पने के मामले में फरार आरोपी एवं प्रकरण में संलिप्त एक अन्य आरोपी सहित 2 आरोपियों को ग्वालियर से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की गई है। गुना शहर में जल प्रदाय व्यवस्था निर्बाध हो, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने सिंध नदी पर पहुंचकर गुना जल प्रदाय व्यवस्था का निरीक्षण किया, दिए आवश्यक निर्देश। ग्रीष्म ऋतु में गुना शहर के निवासियों को स्वच्छ और निरंतर शुद्ध जल की आपूर्ति हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने गुना पेयजल आपूर्ति यूनिट का सिंध नदी के किनारे फिल्टर प्लांट पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि गुना नगर का पेयजल आपूर्ति निर्बाध रूप से बनी रहे, ये सुनिश्चित रहे। उन्होंने फिल्टर प्लांट, टेस्टिंग लैब, पंपिंग सिस्टम के अलावा स्टाफ डैम का नीचे तथा ऊपर जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी तेज सिंह यादव, अनुविभागीय अधिकारी वीरेंद्र सिंह, कार्यपालन यंत्री आरवी गुप्ता, उप यंत्री सुनील जैन सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़े बालाजी पर निःशुल्क मेडिसिन रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। बूढ़े बालाजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यतः डायबिटीज एवं हाइपरटेंशन के मरीजों का चेकअप व उपचार किया गया। बताया कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन बीमारी एक दूसरे की रिलेटेड हैं। जिसको डायबिटीज है उसको ज्यादातर ब्लड प्रेशर होता है। पर चेकअप कर रहे डॉक्टर जगवीर सिंह द्वारा विशेष जानकारी दी गई। देखिए, नागरिकों की बनाए जा रहे डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड, ऑनलाइन दर्ज होगी स्वास्थ्य जानकारी। गुना जिले में नागरिकों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी अपडेट रखने और पूरी जानकारी ऑनलाइन करने के लिए आधार कार्ड की तर्ज पर डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसमें कई सालों बाद भी आप अपना रिकॉर्ड आईडी से जान सकेंगे। कलेक्टर फ्रैंक नोवलिए ने जज्जी बस स्टैंड पर निर्माणाधीन बस स्टैंड का निरीक्षण किया। गुणवत्ता युक्त निर्माण के दिए निर्देश। ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कलेक्टर फ्रैंक नोवलिए ने आज गुना नगर भ्रमण कर शकतपुर स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड एवं पुरानी जज्जी बस स्टैंड पर निर्माणाधीन बस स्टैंड भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी तेज सिंह यादव, अनुविभागीय अधिकारी वीरेंद्र सिंह, कार्यपालन यंत्री आरबी गुप्ता, उप यंत्री सुनील जैन सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। कलेक्टर ने सर्वप्रथम गोपालपुरा के निकट निर्मित किए जा फायर स्टेशन का निरीक्षण किया एवं इंजीनियरों को निर्माण में गुणवत्ता के साथ कार्य समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा सकतपुर स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण भी किया गया। कलेक्टर फ्रैंक नोवलिए ने किया पगारा ARO मुख्यालय केंद्र का निरीक्षण। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 4 दिसंबर 2021 को त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निर्विघ्न पंचायत निर्वाचन संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर फ्रैंक नोवलिए द्वारा जनपद पंचायत गुना अंतर्गत क्लस्टर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मुख्यालय पगारा पहुंचकर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुना वीरेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। जनसंपर्क अधिकारी गुना के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। गुना जिले के जनसंपर्क अधिकारी KP दांगी के सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन पर जिला जनसंपर्क कार्यालय गुना में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को ये आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की गई। गुना में शिक्षक की हार्ट अटैक से हुई मौत। SDM कार्यालय में चुनाव संबंधी ट्रेनिंग लेकर घर लौटते समय हुई बेचैनी, अस्पताल में तोड़ा दम। गुना जिले में बमोरी इलाके में पदस्थ एक शिक्षक का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे दिन भर चुनावी ड्यूटी करके शाम को घर लौट रहे थे। वे BLO का काम भी देखते थे। घर पहुंचने से पहले ही अचानक उन्हें घबराहट हुई। घर पहुंचने के बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के समय घर में केवल उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे कहीं बाहर रहते थे। DEO ने उनको अंत्येष्टि सहायता और अन्य सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए। जनरल रावत के शौर्यपूर्ण और पराक्रमी जीवन को भाजपा ने किया नमन। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर भाजपा ने जताया शोक। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। श्री सिकरवार ने अपने शोक संदेश में कहा है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के रूप में देश ने एक और जाबाज योद्धा को खो दिया। उन्होंने स्वर्गीय ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की आत्मिक शांति की कामना करते हुए कहा है कि दुख की इस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी उनके परिजनों के साथ है। भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन ने बताया कि कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 12 अन्य लोग शहीद हो गए थे। नवीन पाठ्य पुस्तकों की मांग को लेकर आज छात्रों द्वारा किया गया प्रदर्शन। पुस्तक उपलब्ध कराने व स्टेशनरी का वितरण करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। आज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO द्वारा प्रदर्शन किया गया। बताया कि विदित हो कि ये सत्र लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी तक अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्रों को स्टेशनरी का वितरण नहीं किया गया और साथ ही अन्य छात्रों को नवीन पाठ्यक्रम की किताबों का वितरण महाविद्यालय की ओर से नहीं किया गया। इस सत्र से उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप को लागू किया गया है, जिसके तहत पूरा पाठ्यक्रम भी नए सिरे से लागू किया गया है। इस नई शिक्षा नीति के तहत ही छात्रों का प्रवेश हुआ है और छात्र नए पाठ्यक्रम के अनुरूप ही पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन छात्रों के पठन पाठन के लिए नए पाठ्यक्रम की किताबों की कोई व्यवस्था महाविद्यालय व सरकार के द्वारा नहीं की गई।
श्याम प्रेमियों द्वारा किया गया भजन संध्या का आयोजन भजनों पर थिर के श्याम भक्त। गुना जिले के महावीरपुरा में खाटू श्याम जी की भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया। श्री खाटू श्याम जी के भजनों पर भक्तजन झूमते गाते नजर आए। खाटू श्याम भजन संध्या में गायक कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई। सुरताल व गायकी के मधुर संयोजन से पूरा पंडाल मंत्र मुक्त हो गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी सैकड़ों श्रद्धालुओं ने देर रात इस अलौकिक रस का आनंद लिया। इससे पहले खाटू नरेश का आकर्षक दरबार सजाया गया। बाबा को पेशवाई पगड़ी पहनाकर सजाया गया। अखंड ज्योत जलाई गई। श्रीमद् भागवत कथा में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। जीवन में संकल्प शक्ति होना चाहिए। दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। ये बात श्री रामानंद संत आश्रम ऋषिकेश से पधारे कथावाचक संत हरिदास महाराज ने ग्राम पैंची में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथा श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कही। कथावाचक संत हरिदास ने कहा, नारद जी के कहे अनुसार संकल्प करके भक्त ध्रुव वृंदावन की पावन पवित्र भूमि पर चले गए और उन्होंने यमुना स्नान करके द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर भक्त ध्रुव को दर्शन दिए। संत ने बताया, अति दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ के कामों में खराब नहीं करना चाहिए। मकसूदनगढ़ में रहने वाले कांग्रेस पार्टी के सबसे सक्रिय और युवा नेता प्रदीप शर्मा को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं प्रदीप शर्मा को ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाने पर तमाम लोगों द्वारा प्रदीप शर्मा को बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी जा रही हैं। वहीं प्रदीप शर्मा द्वारा भी सभी का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि प्रदीप शर्मा कांग्रेस पार्टी के युवा नेताओं में सबसे सक्रिय युवा नेता के तौर पर क्षेत्र में जाने जाते हैं। गुना जिला कलेक्टर द्वारा आज विभिन्न स्थानों का किया गया निरीक्षण। एसडीएम और सीएमएचओ सहित अधिकारी रहे उपस्थित। आज गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए के नेतृत्व में एसडीएम वीरेंद्र बघेल और सीएमओ तेज सिंह यादव द्वारा पीलीघटा में स्थित सिंध नदी पर बने एनीकेट पर लगाए गए गेटों का निरीक्षण किया गया और दशहरा मैदान में फायर ब्रिगेड के लिए बन रहे कार्यालय का निरीक्षण किया गया तथा शकतपुर में स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पर निर्माणाधीन प्लाटों का भी निरीक्षण किया गया। इस मौके पर मौजूद एजुकेटिव इंजीनियर आरवी गुप्ता, सहायक यंत्री बीवी गुप्ता, सब इंजीनियर सुनील जैन, स्वच्छता सुपरवाइजर शकील खान, संदीप सिंह दोहरे व अमित आर्य उपस्थित रहे। आज माननीय कलेक्टर सर द्वारा सिंध नदी पर बने एनीकट पर लगाए गए गेटों का निरीक्षण किया गया एवं गोपालपुरा दशहरा मैदान पर फायर ब्रिगेड के लिए बन रहे ऑफिस का भी निरीक्षण किया तथा सकतपुर पर एमआरएफ सेंटर जो निर्माणाधीन है उसका निरीक्षण किया। साथ में एफएसटीपी का भी निर्माण हो रहा है उसका भी निरीक्षण किया। इसके बाद जज्जी बस स्टैंड पर बन रहे बस स्टैंड भवन का निरीक्षण किया तथा सभी निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। ऑनलाइन ठगी के मामलों में गुना पुलिस की लगातार कार्रवाई। धोखाधड़ी के शिकार फरियादियों की राशि साइबर क्राइम सेल द्वारा फरियादियों के खातों में वापस कराई। अभी तक धोखाधड़ी के कुल 3,06,602 रुपए की राशि फरियादियों के खाते में वापस कराई गई। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा ऑनलाइन ठगी एवं साइबर क्राइम के मामलों को संवेदनशीलता से लेते हुए जिले में साइबर ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई हेतु एक विशेष सेल गठित कर एवं धोखाधड़ी की शिकायत करने हेतु हेल्पलाइन नंबर 75 87 64 49 जारी किया गया है, जिस पर प्राप्त शिकायतों में साइबर टीम द्वारा त्वरित एवं सघनता से कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों के पैसे उनके बैंक खातों में आए दिन वापस कराए जा रहे हैं। हाल ही में दिनांक 10 दिसंबर को जिले में धोखाधड़ी की शिकार 3 लोगों की 47,153 रुपए की राशि ठगों खातों में फ्रीज कराई गई थी। गुना पुलिस द्वारा ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं, जो ठगी होती है, उसको रोकने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में गुना जिले के लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है 7587644935 7587644935। ये महत्वपूर्ण नंबर है, इसको आप नोट करके रखिए। मैं अभी सबसे आखिरी में पुनः रिपीट करूँगा। इस नंबर पर सूचना मिलते ही आपके द्वारा होने वाली ठगी को हमारे साइबर की टीम तुरंत होने वाली ठगी को रुकवा देती है और आपके खातों में पैसा वापस आ जाता है।
अभी तक हम लगातार प्रयास करते हुए 3,06,000 रुपये के लगभग राशि वापस करा चुके हैं। पूर्व में मैंने आपको बताया था 3 फरियादी ऐसे थे जिनकी की ठगी होते ही पैसा वापस कराया गया था, ऑनलाइन फ्रॉड होते ही पैसा वापस कराया गया था, क्योंकि इस नंबर पर समय से सूचना दे दी गई थी। इसलिए ये नंबर आप नोट करके रखिएगा, मैं अभी आखिरी में बताऊंगा। अभी पुनः एक ऐसा मामला हुआ है जिसमें कि क्रेडिट कार्ड देने के बहाने व्यक्ति से उसका OTP पूछा गया क्रेडिट कार्ड को की सर्विसेज बंद करने के लिए, और इत्तेफाकन उसने इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन भी दे रखा था। तो उसने तुरंत अपना OTP बता दिया और OTP बताते ही उसके खाते से 27,120 रुपये की राशि जो फरियादी मदन महामन निवासी महावीरपुरा की थी वो खाते से कट गई। और खाते से कटते ही उन्होंने इस नंबर पर जो कि 7587644935 है, इस नंबर पर सूचना दी। हमारे शाखा द्वारा जिनको निर्देश दे रखे हैं, उन्होंने तत्काल इसको संबंधित बैंक से के पास फॉरवर्ड करते हुए उसको स्टॉप करवाया। स्टॉप करवाते ही वो राशि उनके खाते में वापस हुई। इस प्रकार ये यदि ऑनलाइन फ्रॉड से आपको बचना है, ये महत्वपूर्ण नंबर आप अपने पास रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। मेरा सोशल मीडिया से अनुरोध है, इस नंबर को सबसे ज़्यादा प्रचारित करें, लोगों को बताएं ताकि लोग ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकें। राशि कटने के बाद फिर एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है, परंतु अगर वो प्रक्रिया में 24 घंटे के अंदर आप बता देते हैं, कटते ही बता देते हैं, तो आपकी निश्चित रूप से राशि वापस होगी। ये नंबर मैं पुनः बताना चाहूँगा, 7587644935। इस नंबर पर तत्काल सूचित करें, आपकी राशि पुनः वापस होगी, आपके खाते में तुरंत आ जाएगी। ये व्यवस्था हमने गुना जिले के लिए विशेष रूप से की गई है और इस प्रकार का कार्य हमारे जो भी पुलिस अधिकारी यहाँ कर रहे हैं, अच्छा कार्य, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ेवालाजी पर निःशुल्क मेडिसिन रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। बूढ़ेवालाजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यतः डायबिटीज एवं हाइपरटेंशन के मरीजों का चेकअप व उपचार किया गया। बताया कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन बीमारी एक दूसरे की रिलेटेड हैं। जिसको डायबिटीज है उसको ज्यादातर ब्लड प्रेशर होता है, पर चेकअप कर रहे डॉक्टर जगवीर सिंह द्वारा विशेष जानकारी दी गई। देखिए। जी डॉक्टर साहब, आपका नाम? डॉक्टर जगवीर सिंह धाकड़। सर, जो आज जो शिविर लगाया गया है उसके बारे में बताइए। आज जो शिविर लगाया मुख्यतः डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के लिए लगाया हुआ है। ये जो बीमारियां हैं करीब करीब एक दूसरे से रिलेटेड है। जिसको अगर डायबिटीज़ है तो ज़्यादातर लोगों को जो है ना ब्लड प्रेशर रहता ही है। डायबिटीज़ जो बीमारी है इसमें एक हमारे पेट के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसे पेंक्रियाज कहते हैं। वो पेंक्रियाज से जो है ना इंसुलिन नाम का एक सिक्रीशन या तरल पदार्थ निकलता है जो शरीर के अंदर शुगर को कंट्रोल करता है। जब उम्र हो जाती है व्यक्ति की तो धीरे धीरे ये जो है ना इसका निकलना थोड़ा कम हो जाता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि बिल्कुल बंद। जब ये तरल पदार्थ जो इंसुलिन कहते हैं वो निकलना बंद हो जाता है या कम हो जाता है तो उस व्यक्ति को डायबिटीज़ नाम की बीमारी होती है। इस तरह की बीमारी ज़्यादातर 40 के बाद होती है, 40 की उम्र के बाद होती है। इसमें जो है ना इसके लक्षण क्या है? इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं कमजोरी आना, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, शरीर के अंदर खुजली वगैरह होना या दूसरे इन्फेक्शन होना, इस तरह के लक्षण होते हैं। इसकी जो है ना शुगर की जांच की जाती है। पता कैसे पड़ता है? तो इसका पता हमें शुगर की जांच से पड़ता है। शुगर की जब हम जांच करवाते हैं तो जो है ना यह शुगर नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा निकलती है। इस तरह से भूखे पेट की जो है ना 125 से ज़्यादा निकलेगी। खाना खाने के बाद की जो शुगर 200 से ऊपर जाएगी। इस तरह की जो अगर लेवल हो शुगर का तो उस व्यक्ति को हम डायबिटीज़ की बीमारी को कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो है ना दवाइयाँ आती हैं। एक तो जो है ना इसको परहेज रखना चाहिए, व्यक्ति को मीठा वगैरह नहीं खाना चाहिए, सुबह सुबह घूमने जाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो तो फिर डायबिटीज जो कि कुछ दवाइयाँ रहती हैं उनसे कंट्रोल किया जाता है। यदि हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर जो है ना दूसरी बीमारियाँ या इसके कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं।
जैसे गुर्दे खराब होना, आँख की रोशनी कम होना, बाद में अंधापन भी हो सकता है, दूसरा हार्ट अटैक आ सकता है, लकवा की बीमारी हो सकती है। इस तरह के इसके कॉम्प्लिकेशन है अगर इसको हम कंट्रोल करके नहीं रखते हैं तो। दूसरी जो बीमारी है इससे रिलेटेड है वो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ब्लड प्रेशर की बीमारी किस तरह से होती है इसका कोई अभी तक कारण पता नहीं है, लेकिन यह बीमारी भी ज़्यादातर 40 के बाद होती है। यह दो तरह की होती है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन का कोई कॉज नहीं है किस कारण होती है, लेकिन सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है ना उसके कई कॉज है। जैसे कि जो है ना कई डायबिटीज़ वाले को भी होती है, ज़्यादा मोटापा हो जाता है उसको हो जाती है। इस तरह से इसके सेकेंडरी कॉज है। और कुछ सिक्रीशन, कुछ हार्मोन्स हमारे शरीर में सिक्रेट होते हैं, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। गुर्दे की बीमारी में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये इस तरह का ब्लड प्रेशर जो सेकेंडरी ब्लड प्रेशर कहलाता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल अगर नहीं करते हैं तो उससे भी बहुत से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। हार्ट की बीमारी हो जाएगी, अटैक आ जाएगा, उधर लकवा की बीमारी हो जाएगी, गुर्दे खराब हो जाएंगे। इस तरह से आँख में भी खराबी आ जाती है। जो कॉम्प्लिकेशन है वो डायबिटीज़ के और ब्लड प्रेशर के करीब करीब एक जैसे रहते हैं। इसके लिए हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो आती हैं उनसे कंट्रोल करके रखना पड़ता है। दूसरा, ठंड वगैरह में ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि ठंड में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जो धमनियाँ होती हैं उनकी वो सिकुड़ जाती हैं ठंड के कारण, उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठंड वगैरह में भी कम निकलना चाहिए, अटैक के चांसेस रहते हैं इसमें अगर ठंड में व्यक्ति हाइपरटेंशन का निकलता है तो। इसलिए हम देखते हैं कि ठंड के टाइम में सबसे ज़्यादा अटैक के मरीज आते हैं। इसको जो है ना निरंतर दवाइयों से कंट्रोल करके रखना चाहिए। अगर हम कंट्रोल करके नहीं रखेंगे तो उससे कई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। थैंक यू। नवीन पाठ्य पुस्तकों की मांग को लेकर आज छात्रों द्वारा किया गया प्रदर्शन। पुस्तक उपलब्ध कराने व स्टेशनरी का वितरण करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। आज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा प्रदर्शन किया गया। बताया कि विदित हो कि ये सत्र लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी तक अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्रों को स्टेशनरी का वितरण नहीं किया गया और साथ ही अन्य छात्रों को नवीन पाठ्यक्रम की किताबों का वितरण महाविद्यालय की ओर से नहीं किया गया। इस सत्र से उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप को लागू किया गया है, जिसके तहत पूरा पाठ्यक्रम भी नए सिरे से लागू किया गया है। इस नई शिक्षा नीति के तहत ही छात्रों का प्रवेश हुआ है और छात्र नए पाठ्यक्रम के अनुरूप ही पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन छात्रों के पठन पाठन के लिए नए पाठ्यक्रम की किताबों की कोई व्यवस्था महाविद्यालय व सरकार के द्वारा नहीं की गई। जी बताइए, आज जो छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आज छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा कॉलेज परिसर में छात्र प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र मजबूर हैं, वो बोल रहे हैं कि हम कॉलेज में पढ़ने के लिए आए हैं लेकिन हमारे पास किताबें नहीं हैं। किताबें उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी है? इस महाविद्यालय की जिम्मेदारी है, इस सरकार की जिम्मेदारी है। उच्च शिक्षा में इस सत्र से नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया। बोला जा रहा था कि छात्र पढ़ने के लिए आएंगे, अब छात्रों को विषय की अनियमितता नहीं रहेगी, स्वेच्छा से कोई भी विषय चुने और अपनी पढ़ाई करें। जब छात्रों ने प्रवेश लिया, अपनी मनमर्जी के विषय चुने, लेकिन प्रवेश जब हो चुका है, क्लासों में जब छात्र पढ़ने के लिए आया तब क्या देख रहे हैं कि पढ़ने के लिए किताबें उपलब्ध नहीं है। जो शिक्षक पढ़ाने के लिए आ रहा है उनको पढ़ाने के लिए किताबें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि नया पाठ्यक्रम है लेकिन नई किताबें नहीं है। रैलियों में मंत्रियों की बड़े बड़े पैसा खर्च किया जाता है बड़ी बड़ी रैलियां निकालने के लिए, लेकिन पढ़ाने के लिए पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? किताबें उपलब्ध कराने के लिए पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या महाविद्यालय के पास बजट नहीं है? क्या सरकार के पास बजट नहीं है? सब कुछ है, लेकिन किताबें उपलब्ध नहीं कराई जा रही। इसकी वजह से छात्रों का भविष्य खतरे में। 2 महीने बाद परीक्षाएं आने वाली हैं, किससे पढ़ें? परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम खराब होने का उनको खतरा है, तो ये संकट की बात है। इसलिए छात्र समुदाय मजबूर हैं
और आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं कि हमारे लिए किताबें दी जाइए। ये जनवादी अधिकार है छात्रों का, इसलिए आज वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज हम तवारी सर को, कॉलेज के प्राचार्य जी को ज्ञापन देंगे और मांग की जाएगी कि सभी छात्रों को नए पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं और अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को जो सरकार के द्वारा निःशुल्क स्टेशनरी दी जाती थी वो 2 साल से नहीं दी गई है, उसका तुरंत वितरण कराया जाए। इस मांग पर ही आज यहाँ पर छात्र प्रदर्शन किया जा रहा है। नागरिकों की बनाए जा रहे डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड, ऑनलाइन दर्ज होगी स्वास्थ्य जानकारी। गुना जिले में नागरिकों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी अपडेट रखने और पूरी जानकारी ऑनलाइन करने के लिए आधार कार्ड की तर्ज पर डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसमें कई सालों बाद भी आप अपना रिकॉर्ड आईडी से जान सकेंगे। दर्शकों नमस्कार। अभी क्या है, डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जा रही है स्वास्थ्य केंद्र पर। डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से मरीज की पूरी जानकारी उस आईडी में रहेगी, जिसका आप कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी उसमें रहेगी और इस आईडी को आप स्वास्थ्य केंद्र पर, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके बना सकते हैं। तो इसकी क्या प्रोसेस है, आइए हम जानते हैं। तो हमारे सामने ऑपरेटर हैं जितेंद्र पाल जी, ये हमको बताएंगे किस प्रकार से बनेगी। जी जितेंद्र जी, अपन को सिर्फ आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर की ज़रूरत है और ये स्वास्थ्य केंद्र पर बनाई जा रही है और अपन यहाँ पर बना रहे हैं। ये आधार कार्ड है मेरे पास, इनका आधार नंबर है, नाम बन गई अपनी है। अच्छा, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ना? प्रिंट आउट आपके लिए हम दे देंगे और अपन इसको कार्ड के द्वारा कार्ड इसका बनवा सकते हैं। अच्छा। तो दोस्तों ये थी हेल्थ आईडी बनवाने की प्रोसेस। आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर हेल्थ आईडी बनवा सकते हैं। आपने बहुत अधिक सवाल किया। डिजिटल हेल्थ आईडी पूरे सभी नागरिकों की बनाई जाना है और इसका जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो ये होगा कि हमारी जो मेडिकल हिस्ट्री है, जहाँ भी हम उपचार कराने जाते हैं, वो सब पूरा ऑनलाइन रहेगा। तो जैसे ही हम आईडी खोलेंगे, कहीं भी हमको फाइल लेके चलना नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही हम जो है खोलेंगे ना, तो वहाँ पर अपने आप ऑनलाइन आ जाया करेगा, दिख जाया करेगा। तो हमारे जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो सभी के सभी उसमें दिखा करेंगे। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि हम टेली कंसल्टेशन करते हैं या हम जो है बड़ी बड़ी अस्पतालों में अभी भी जो है आईडी मिलती है, तो उसी हिसाब से जो है हमारा जो है काम बढ़िया हो जाया करेगा। और अभी भी जो नंबरिंग जो मिलती है ना, वो उसी से मिलती है, आईडी से। तो इसमें अभी तो जो है अपना एक ही डॉक्यूमेंट लगता है, जो अपना आधार है, और आधार से जो लिंक जो हमारा मोबाइल नंबर है वो लेते हैं। तो इस प्रकार से आईडी बन जाती है। हमारे यहाँ पर हमारे जो वेरीफायर हैं यहाँ पर जो लगे हैं, जो कंप्यूटर में जानते हैं, वो सभी लोग आईडी बनाने में सभी की मदद कर रहे हैं। और जो भी लोग आएंगे हम उनकी आईडी बना के दे रहे हैं। यहाँ मुख्य रूप से यहाँ जितेंद्र पाल ने ये काम संभाला हुआ है, वो बड़े परमार्थिक रूप से इसको सेवा भाव से इसको कर रहा है। क्या इसको सेल्फ भी बना सकता है कोई, अगर कंप्यूटर के माध्यम से, या नहीं, स्वास्थ्य केंद्र पर ही बनेगी? नहीं, सेल्फ नहीं बनेगी। ये प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक एक आईडी दी है, उसी हिसाब से जो है ये बनेगी।